हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आपका ओम्स लॉ। फाइनली हम लोग ओम्स लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फाइनली हम लोग सारे चीज को आज डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन आपका आज ओम्स लॉ के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ओम्स लॉ हमें किसके बीच में रिलेशनशिप देता है। तो हम लोग पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि ओम्स लॉ जो है ना हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हमें क्या करता है, ये रिलेशन देता है। यानी हम लोग बात अगर करें तो ओम्स लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं पीडी एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हमें जो है सो रिलेशन देता है। ओम्स लॉ हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी डॉट डी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट है। तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन देता है ओम्स लॉ। अब हम लोग बात करेंगे कि ओम्स लॉ है क्या। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ से ये कवर करेंगे कि ओम्स लॉ कहता क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट जो कंडक्टर से फ्लो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं एट सर्टेन फिजिकल कंडीशंस। सर्टेन फिजिकल कंडीशंस का मतलब है कि यहाँ आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे जो मेरे फैक्टर्स हैं यहाँ क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मेनली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ओम्स लॉ जिस समय एग्जाम में लिखेंगे हमें क्या लिखना होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर्स, ये क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें यहाँ क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आई, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरा जो आपका करंट है इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्टेटमेंट्स यही कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो कंडक्टर से होके फ्लो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि सर अगर हम लोग रिलेशन अगर डायरेक्टली है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू मेरा इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो करंट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर एक को इंक्रीज किया जाए तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और दूसरे को अगर इंक्रीज किया जाए तो पहला इंक्रीज होगा, और अगर हम लोग पहले को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा मेरा डिक्रीज होगा। यानी रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली है। रिलेशन डायरेक्टली का मतलब यही है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही मेरा ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ हमें यही बताता है कि कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग बात अगर करते हैं कि यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग हटाने जा रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो इसके साथ क्या आता है, आपका इक्वल टू का साइन आता है, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को लेके आते हैं, इसका नाम क्या है, R। I को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मेरा R क्या आता है, R मेरा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हम लोग इस आर को बोलते हैं, यानी आर मेरा यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट है। इसके पहले अगर हम लोग इस रिलेशनशिप को अगर समझना चाहे तो हम लोग आसानी से दो पॉइंट्स को पहले हमें याद रखना होगा। दो पॉइंट्स क्या क्या है, पहला पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो किसका डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी सिंपल सा हम लोग यहाँ समझेंगे कि मेरे पास अगर मान लेते हैं कि दो बॉडीज है, देयर आर टू बॉडीज हेयर, पहला बॉडीज का नाम अगर ए है, दूसरा बॉडीज का नाम अगर बी है, दो बॉडीज के बारे में यहाँ हम लोग सोच रहे हैं। पहले बॉडीज को अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्लेस करते हैं और दूसरे बॉडीज को अगर हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्लेस करते हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस है। एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन्स यहाँ हमें टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडी में है इसका मतलब क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। यानी किसी भी बॉडी में अगर हीट का फ्लो हो रहा है उसके लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी है। तो यहाँ हमें टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक बॉडी का टेम्परेचर 30 है, दूसरा का 20 है, दैट मीन्स टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो हीट का फ्लो हमेशा किधर होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। यानी 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, मेरा हीट का फ्लो होगा, क्योंकि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। इसी से हम लोग रिलेट करके अगर समझेंगे तो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में भी करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लोग VA मानते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा कम होगा। तभी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सर करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। दैट मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, तो आपका 10 वोल्ट आएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है, दैट मीन्स करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। दैट मीन्स यहाँ वायर में करंट का फ्लो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर होगा। तो कहने का यहाँ मतलब है कि किसी भी बॉडी में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों बॉडीज को अगर हम लोग सेम टेम्परेचर पे अगर प्लेस करें, पहला भी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, दूसरा बॉडी भी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट का फ्लो यहाँ नहीं होगा। सिमिलर वे में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट का फ्लो आपका संभव नहीं है। यानी करंट के फ्लो के लिए हमें क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ कोई करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल मैंने क्या किया है, सेम माना है। अब हम लोग फाइनली ओम्स लॉ की ओर अगर बढ़े तो यहाँ सीखने को ये मिलता है कि सर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें क्या होगा, ज्यादा करंट मिलेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि आपके घर में मानते हैं कि दो जो है सो बैटरी है, आपके पास मान लेते हैं कि दो बैटरी है, आपके पास मान लेते हैं कि दो बैटरी है। एक बैटरी का वोल्टेज मैंने माना 12 वोल्ट और दूसरा बैटरी का वोल्टेज मैंने माना कि 6 वोल्ट है। अगर हम लोग ऐसा अगर मान लेते हैं कि एक बैटरी का वोल्टेज मेरा 12 वोल्ट है, मेरे पास एक बैटरी है जो कितना वोल्टेज का है, 12 वोल्ट का है, और दूसरा बैटरी मेरे पास है जो 6 वोल्ट का है। मैंने पूछा आपसे कि कौन सा बैटरी हमें ज्यादा शॉकिंग देगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा शॉकिंग देगा, और जिस बैटरी का वोल्टेज लो है वो हमें क्या देगा, कम शॉकिंग देगा। यानी सीखने को यही मिला यहाँ से कि सर 12 वोल्ट का जो बैटरी है ना वो हमें ज्यादा शॉक देगा, किसके रेस्पेक्ट में,
6 वोल्ट के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास 6 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है और मेरे पास 3 वोल्ट का बैटरी है। अगर हम बोलते हैं कि सर 3 वोल्ट का बैटरी अगर हमें आई करंट देता है तो 6 वोल्ट का बैटरी हमें कितना करंट देगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पहले मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, अब मेरा पोटेंशियल डबल हो गया, क्योंकि 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा 6 आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल अगर डबल हुआ तो यहाँ करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग कंपैरिजन इसके साथ करें कि पहला मेरा 3 वोल्ट का बैटरी था, अब मेरा वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। डेट मीन्स मेरा वोल्टेज अब 4 गुना हो गया। अगर वोल्टेज मेरा 4 गुना हो गया तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वोल्टेज को अगर आप घटाएंगे तो आपका करंट भी घटेगा। इसका मतलब ये है कि V और I के बीच में रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली है। V और I के बीच में रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली है। इसका मतलब वोल्टेज को दुगुना किया जाए तो करंट भी दुगुना हो जाएगा, वोल्टेज को आधा करेंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा। वोल्टेज को अगर हम लोग 1/4 करेंगे तो करंट भी मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब वोल्टेज को फाइनली हम लोग 4 गुना करेंगे तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही मेरा ओम्स लॉ बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हम लोग बात अगर करते हैं तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मैंने लिखा, तो यहाँ हमें एक नया कांस्टेंट देखने को मिला जिसका नाम क्या है, R है। ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब हम लोग पूरा कहानी जो है सो इस R के ऊपर में पहले लेके आएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात यहाँ से ये करते हैं कि R का मतलब अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है और ये R मेरा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I। R मेरा क्या है, यही मेरा ओम्स लॉ है। और R को अगर हम लोग यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो R बराबर मेरा क्या आ जाएगा, V बाय I के बराबर आ जाएगा। R जो है ना यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये मेरा क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड करंट का क्या है, ये रेशियो है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि सर V बराबर अगर IR होता है तो R को फाइनली हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो R बराबर मेरा क्या आएगा, V बाय I आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि R मेरा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। R का वैल्यू मेरा यहाँ क्या आ रहा है, तो R मेरा जो है सो यहाँ एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी R जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी ये R मेरा जो है सो V और I का क्या है, डेफिनेटली रेशियो है। लेकिन इस R के बारे में हम लोग बात करेंगे ना तो ये R ना तो V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि R मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है। और अगर हम लोग बात अगर करेंगे V बराबर I R से तो मैंने लिखा है R किसके बराबर है, V बाय I के बराबर है। लेकिन ये R जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जो ना तो V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर अगर V और I पे अगर डिपेंड नहीं करता है तो ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे यहाँ कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये R, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एग्जाम में आ सकता है कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, पहला मेरा पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर का क्या होता है, एक डेफिनिट लेंथ होता है। यानी ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक वायर का क्या होता है, एक लेंथ होता है।
तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। पहला फैक्टर आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे क्या करेगा, मेरा रेजिस्टेंस जो है सो कंडक्टर का डिपेंड करेगा। दूसरा मेरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अपने लैंग्वेज में थिकनेस ऑफ द वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ द वायर भी बोलते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मार्केट से कोई भी वायर अगर परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हो सकता है। अगर मेरे पास कॉपर नाम का अगर वायर है, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है ये कॉपर मेटल से मिलके बना हुआ है। अगर मेरे पास आयरन का अगर वायर है, इसका मतलब ये आयरन का बना हुआ है। डेफिनेटली कहने का मतलब यही है कि कोई भी वायर अगर हम लोग परचेज करने के लिए जाएंगे तो ये किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बना होगा। तो फाइनली सीखने को यही मिला कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस रिलेटेड होता है। अगर हम मेटल के केस में अगर बात करते हैं तो मेटल के टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फाइनली मैंने आपको पहले ये बताया कि ये चार मेनली फैक्टर्स है जिसपे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड मैंने बताया कि वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर का जो थिकनेस है, उस पे क्या करता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर मैंने बताया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और फाइनली मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है ना, यह ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और ना ही किस पे डिपेंड करता है, तो करंट पे डिपेंड करता है। ये आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ a conductor doesn't depend on, ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना ही ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये करंट पे डिपेंड करता है। ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना ही ये करंट पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। रिलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा क्या है, I है। तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं पहले कि क्या क्या कहानी जो है सो बन सकता है। यहाँ हम लोग फाइनली अब डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। और ये हमें कौन सा लॉ बताता है, तो ये हमें ओम्स लॉ बताता है। फिर मैंने आपको यहाँ से ये बताया कि अगर आप वोल्टेज को अगर इंक्रीज करो तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू भी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ हम लोग दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। V है पहला, दूसरा I है। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ कितने हैं, दो हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। एक मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा मेरा क्या है, करंट है। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। रिलेशन अगर डायरेक्टली है तो ग्राफ का नेचर कैसा आना चाहिए, ग्राफ का नेचर आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो हम लोग अगर बात यहाँ पहले अगर करें तो हम लोग एक डेटा लेते हैं अपने मन से।
हम मान लेते हैं कि पहले पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल का अगर डिफरेंस नहीं है तो करंट का भी फ्लो नहीं होगा। आपने पढ़ा है कि सर अगर पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं है तो करंट का फ्लो क्या होगा, आपका नहीं होगा। फिर मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इस बार हम लोग 1 वोल्ट ले रहे हैं तो करंट मेरा कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। पोटेंशियल का वैल्यू अगर हम लोग 2 वोल्ट कर देते हैं तो मेरा करंट किसके बराबर है, तो 2 एम्पियर के बराबर है। इसी तरह से मैंने क्या किया, पोटेंशियल के वैल्यू को फिर इंक्रीज कर दिया। V का वैल्यू मैंने 3 वोल्ट लिया तो करंट मेरा कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि सर अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट का वैल्यू भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट का वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर हम लोग ग्राफ के हेल्प से अगर प्लॉट करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेंशन करेंगे। इसको मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम लोग मेजर किस में करेंगे, तो मेजर हम लोग करेंगे एम्पियर में। और मेरा दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे, जो मेरा क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, वोल्ट में। और करंट को हम लोग किसमें मेजर कर रहे हैं, तो एम्पियर में मेजर कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि आपने ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है इन ए सिस्टम। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लेस करते हैं। और वाई एक्सिस पे मैंने किसको प्लेस किया है, वोल्टेज को प्लेस किया है। हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आपने यहाँ दिखाया है कि V का वैल्यू अगर 0 है और I का वैल्यू 0 है तो ये कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। दैट मीन्स वोल्टेज भी 0 है, करंट भी 0 है, तो ग्राफ मेरा इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। कहाँ से, पॉइंट O से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन बोल रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। ये मेरा 1 एम्पियर है, ये मेरा 2 एम्पियर है, ये मेरा 3 एम्पियर है। वोल्टेज को भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस पे 1 वोल्ट है, ये मेरा 2 वोल्ट है, ये मेरा 3 वोल्ट है। अब क्या करेंगे, जब वोल्टेज का वैल्यू 0 था तो करंट का वैल्यू 0 था, तो मैंने यहाँ मिलाया V बराबर 0, I बराबर 0। जब V का वैल्यू 1 वोल्ट है तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 से ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब ये है वोल्टेज अगर 1 है तो करंट भी मेरा 1 है। फिर आपने यहाँ देखा वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो करंट तुम्हारा कितना है, 2 एम्पियर। तो V बराबर 2 वोल्ट को क्या करोगे, करंट वाले करंट से मैच करोगे, यानी 2 को 2 से मिलाएंगे। फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग 3 से मिलाएंगे। 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मिलाएंगे। ये सारे मेरे पॉइंट्स बन गए। दिस वन इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तीनों पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देंगे तो यही मेरा ग्राफ का क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। फाइनली आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ का नेचर कैसा है, तो ग्राफ का नेचर आपका स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ का नेचर कैसा है, तो फाइनली ग्राफ का नेचर आपका स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ का नेचर अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपने पढ़ा है कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ का नेचर आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है और कहाँ किसी से पास हो रहा है, तो ये ग्राफ आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। ग्राफ का नेचर तो आपका स्ट्रेट लाइन है ही, लेकिन ये ग्राफ पास कहाँ से हो रहा है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ ये बताया गया कि सर V और I के बीच में अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ओमिक कंडक्टर के लिए क्या आता है, ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आता है, जो कहाँ से पास करता है, जो ओरिजिन से पास करता है। यानी बोला गया कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा एग्जाम के लिए, कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर
ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? तो ओमिक कंडक्टर के लिए क्या है आपका वैलिड है। और ओमिक कंडक्टर हम लोग ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओमिक कंडक्टर हम लोग ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। ओमिक कंडक्टर हम लोग ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। यानी ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर, और ओमिक कंडक्टर के लिए V और I का ग्राफ कैसा आता है? तो स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता है? ये स्ट्रेट लाइन आपका ओरिजिन से पास करता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। तो कहने का यहाँ मतलब यही है कि ओम्स लॉ इज फाइनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर में जनरली हम लोग बात करेंगे तो आपने पढ़ा है कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स है उसको हम लोग जनरली कौन सा कंडक्टर कंसीडर करते हैं? तो ओमिक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। और इसका ग्राफ जो आता है हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, जो कहाँ से पास होता है? आपका ओरिजिन से पास होता है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग यहाँ से अगर करें तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिला कि सर VI ग्राफ तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन हमें ये समझना है कि आप कैसे बोल रहे थे कि इस R का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि R का मतलब यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट का नाम मैंने क्या दिया है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया है। इस R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और हमें ये सीखना है अब सर कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है Y एक्सिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को रखा है, X एक्सिस पे आपने करंट को रखा है, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा? तो हम पहले भी आपको बताए हैं कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्राफ का नाम क्या है? V वर्सेस I ग्राफ। Y एक्सिस पे आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, X एक्सिस पे आपने करंट को रिप्रेजेंट किया है, यानी ग्राफ का नाम क्या है? तो V वर्सेस I ग्राफ है। इसके स्लोप का मतलब हमेशा होता है, स्लोप का मतलब हमेशा होता है, स्लोप को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप का मतलब क्या होता है? हमेशा tan थीटा होता है। यानी अगर हमें कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है उसका अगर हम लोग tan थीटा अगर फाइंड कर लें तो यही हमें क्या देगा? स्लोप देगा। तो हम लोग क्या करते हैं? ये ग्राफ का नेचर आपका कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से हम लोग कोई भी अगर एंगल लेंगे तो एंगल का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये अगर एंगल थीटा है, यहाँ भी आप देखेंगे कि एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल आप देखेंगे कि थीटा है। और tan थीटा का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? ये वाला डिस्टेंस लेंगे Y एक्सिस के अलोंग, जो किसके बराबर है? तो ये फाइनली V के बराबर है। और X एक्सिस के अलोंग मेरा ये क्या है? I के बराबर है। और आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P बाय B। और हम लोग देखते हैं ये एंगल अगर मेरा थीटा होगा तो इसके सामने वाला मेरा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू किसके बराबर है? V के बराबर है। अब बेस में मेरा क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। और अभी आपने पढ़ा था कि V बाय I किसके बराबर होता है? तो ये R के बराबर होता है। यानी पहला पॉइंट हमें सीखने को ये मिला कि VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? तो रेजिस्टेंस देता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का स्लोप, VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? तो हमें रेजिस्टेंस देगा। सेकेंड पॉइंट आपको देखने को यहाँ से ये मिला कि सर अगर आप देख रहे हैं यहाँ से तो VI ग्राफ का स्लोप हमें अगर रेजिस्टेंस दे रहा है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ग्राफ का नेचर अगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देख रहे हैं ग्राफ का नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स एंगल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है।
थीटा का वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है। थीटा का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। और टेन थीटा का वैल्यू अगर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब स्लोप भी मेरा चेंज नहीं होगा। और स्लोप अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एंगल का वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप मेरा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप ही चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब बस यही है कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही क्या करंट पे डिपेंड करता है। लास्टली हम लोग एक बात को बस कंक्लूड करेंगे यहाँ, और सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ हम लोग लास्टली ये बात करने वाले हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किस फैक्टर पे फिर डिपेंड करेगा। तो आपने अभी सीखा था V बराबर क्या होता है आपका, I बाय आई इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर है। यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है। यहाँ से मैंने R को जब सब्जेक्ट बनाया था तो R बराबर मैंने क्या बोला था, V बाय आई होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड किया था ना ही करंट पे, यानी R का वैल्यू यहाँ क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन इसी से अगर हम लोग बात करें, इसी एक्सप्रेशन से अगर हम लोग यहाँ बात करें, V बराबर अगर आई आर दिया हुआ है, ये अगर मेरा ओम्स लॉ है, तो हम लोग I बराबर क्या लिखेंगे, V बाय आर लिखेंगे। दैट मीन्स करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये मेरा जो है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो V मेरा न्यूमरेटर है और मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो करंट का रिलेशन वोल्टेज के साथ क्या आएगा आपका, डायरेक्टली आएगा। और डिनोमिनेटर के साथ मैंने बताया रिलेशन हमेशा कैसा आता है, इन्वर्सली आता है। तो ये आपने अभी सीखा था कि सर करंट का मैग्नीट्यूड जो है ना वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से रिलेशन अगर डायरेक्टली है, इसका मतलब है कि सर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू आपका बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर घटाओगे तो करंट का वैल्यू आपका क्या होगा, घटेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बताया है। सेकंड वाला रिलेशन हमें क्या बोल रहा है कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर के साथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली है। इसका मतलब ये है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा उससे कम करंट का फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो कम करंट का फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना लो है उतना ही ज्यादा करंट का फ्लो होगा। ये केस आपने ऑलरेडी सीखा है कि जनरली मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। यही रीजन है कि मेटल से करंट जो है सो इजिली कंडक्ट होता है। लेकिन रिलेशन यहाँ देखने को ये मिला कि करंट के रिलेशन जो है सो करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, इनवर्सली है। इसका मतलब अगर करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को आपको कम करना होगा, और अगर आप करंट का वैल्यू कम चाहते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। यानी रिलेशन मेरा कैसा है, इनवर्सली है। रिलेशन अगर इनवर्सली है तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के साथ क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ से कि करंट का मैग्नीट्यूड दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा मेरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। इसके साथ कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली। इसके साथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली। तो यहाँ से सीखने को बस यही मिला कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग
यहीं खत्म करते हैं।